इंडिया टेल कि जाके मोदी को बोल दो, जो कर सकता है कर ले। तारीख 6 मई साल 2025। रात के करीब 10 बजने वाले थे। दिल्ली में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख, बड़े सैन्य अधिकारी और ऑपरेशन रूम में मौजूद कुछ चुनिंदा लोग जानते थे कि अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस वक्त तक ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता था कि हमला आज ही होने वाला है। एक अधिकारी अपने घर से ऐसे निकला जैसे रोज ऑफिस जा रहा हो। किसी ने परिवार से कहा कुछ जरूरी काम है, किसी ने अपनी कार बदल ली, किसी ने पीछे के गेट का इस्तेमाल किया और वायुसेना प्रमुख ने तो ऐसा माहौल बना दिया था कि सबको लगा वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। असल में ये सब एक ही वजह से हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की तारीख को आखिरी पल तक छिपा कर रखना। ये कहानी सामने आई है डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उस रात की घटनाओं को याद किया है। और जैसे जैसे ये अधिकारी उस रात की कहानी बताते हैं, समझ आता है कि ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी सिर्फ मिसाइलों और टारगेट की नहीं थी, बल्कि उस खामोशी की थी जिसमें एक पूरा सैन्य ऑपरेशन तैयार हो रहा था। कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2025 से। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, 26 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद देश में गुस्सा था और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस हमले के पीछे कौन है और जवाब कैसे दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डॉक्यूमेंट्री में उस वक्त को याद करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से लौटे तो एयरपोर्ट पर ही बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हमले के बारे में पूरी जानकारी मांगी और पूछा किसने किया है, जिम्मेदार कौन है। डोभाल के मुताबिक पीएम ने जिम्मेदार लोगों की पहचान तुरंत करने को कहा। खुफिया एजेंसियों ने काम शुरू किया। बहुत कम वक्त में हमले के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। इसके बाद शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। हमले की तैयारी कई दिनों से चल रही थी, मगर हमले की तारीख हर किसी को नहीं बताई गई थी। तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बताते हैं, उन्हें 6 मई की सुबह पता चला कि उसी रात टारगेट को निशाना बनाया जाना है। समय तय हुआ रात 1:05। अब सवाल था, इतनी बड़ी कार्रवाई को छिपाया कैसे जाए। राजीव घई बताते हैं कि आमतौर पर वो देर तक मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जानबूझकर करीब 7 बजे ऑफिस छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो रोज की तरह देर रात तक ऑफिस में रहते तो किसी को शक हो सकता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर उनके घर पर एक ऐसा संयोग हुआ जो शायद इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है। रात करीब 10 बजे उनकी बेटी और दामाद घर पहुंचे। उन्हें पता चला कि राजीव घई ऑफिस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो उन्हें छोड़ देंगे। यानी जिस अधिकारी को बेहद गुप्त सैन्य ऑपरेशन के लिए निकलना था, वो अपनी बेटी और दामाद की कार में साउथ ब्लॉक पहुंचा। उधर नॉर्दर्न कमांड के तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी चुपचाप निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने शाम करीब 6 बजे अपने लोगों से कहा कि अब पैकअप करिए और रात करीब 10:30 बजे वापस मिलते हैं। वो चाहते थे घर में किसी को पता न चले कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक कार मंगाई और निकल गए। उनके मुताबिक उनके घर से निकलने की जानकारी सिर्फ उस गार्ड को हुई जिसने उन्हें देखकर कहा जय हिंद। सोचिए, एक तरफ घर के लोग इसे सामान्य रात समझ रहे थे और दूसरी तरफ ये अधिकारी जानते थे कि कुछ घंटों बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले होने वाले हैं। अब बारी थी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले से ऐसा माहौल बना दिया था कि सबको लगा उन्हें दिल्ली से बाहर जाना है। सब यही सोच रहे थे कि एपी सिंह विमान लेकर बड़ौदा जा रहे हैं। वो विमान में बैठे भी, लेकिन बड़ौदा गए नहीं।
एक स्थानीय उड़ान के बाद विमान वापस लौट आया और वो चुपचाप ऑपरेशन की तैयारियों में शामिल हो गए। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी घर वालों से बस इतना कहा, उन्हें कुछ काम है और उनका इंतजार ना करें। वहीं तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधी रात से कुछ पहले अपने सहायक से निजी कार निकालने को कहा और उस पिछले गेट से निकले जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। अब अलग अलग रास्तों से निकल चुके ये अधिकारी एक ही जगह पहुंच रहे थे, जॉइंट ऑपरेशन रूम। रात करीब 11:30 बजे वहां तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। कई स्क्रीन्स पर लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी, टारगेट सामने थे, हर किसी को पता था अब कुछ ही घंटों में कार्रवाई शुरू होगी। कर्नल आशीष उप्रेती बताते हैं कि उस वक्त पूरा माहौल बेहद शांत था, किसी की आवाज ऊंची नहीं थी, सबकी नजरें स्क्रीन पर थी और तभी उन्हें एहसास हुआ आज रात स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन उस कमरे में बैठे डीजीएमओ राजीव घई के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था। वो बताते हैं कि जैसे जैसे स्ट्राइक का वक्त करीब आ रहा था, उनके मन में सवाल आने लगे। अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो, अगर लाइव तस्वीर भेजने वाले कैमरे में खराबी आ गई तो, यानी बाहर से सब कुछ बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर हर सेकंड भारी पड़ रहा था। फिर घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी, रात के 1:05। अब वो वक्त आ चुका था जिसे इतने दिनों से छिपा कर रखा गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें बहावलपुर और मुरीद के जैसे ठिकाने भी शामिल थे। और शायद ऑपरेशन सिंदूर की इस कहानी की सबसे खास बात यही है, इसकी शुरुआत किसी धमाके से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत खामोशी से हुई थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें अधिकारियों ने अपने परिवारों से बात छिपाई, अपनी आवाजाही बदली, सामान्य दिखने की कोशिश की और ऑपरेशन की तारीख को आखिरी वक्त तक गुप्त रखा। फिर एक तय समय आया, स्क्रीन पर टारगेट थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख एक ही कमरे में थे और हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भनक तक नहीं थी कि भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 6 मई की वो रात खत्म हुई, लेकिन 7 मई की सुबह तक भारत एक ऐसा सैन्य संदेश दे चुका था जिसकी तैयारी पर्दे के पीछे कई दिनों से चल रही थी। और डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर पहली बार उस पर्दे के पीछे की कहानी सामने लाती है, जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ी लड़ाई थी राज को राज बनाए रखना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।